ठंड महसूस होने पर वो जैसे धड़ाम से उठ बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, कमरा भी बिखरा हुआ था। इधर उधर देखने पर उसे मालूम हुआ कि वो कहाँ थी। गुजरी हुई सारी रात जैसे उसकी आंखों के आगे घूमी थी। वो बेसाख्ता पलटकर अपने साथ सोए हुए शख्स को देखने लगी जो कि नींद में लगता था। वो उठ बैठा। वो अपनी चीजें समेटती हुई यहाँ से कैसे भी करके निकलने का सोच रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये सब कुछ उससे कैसे हो गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या करेगी। अब ये क्या कर दिया उसने। तभी सोया हुआ शख्स जैसे उठ बैठा था। उसके यूं हड़बड़ी महसूस करते हुए मुस्कुराया। क्या हुआ? सारा जैसे रुक गई थी। पलट कर बैठते हुए शख्स की तरफ देखा। मुस्तफ़ा मुस्कुराया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। असद घर ही है। उन्हें अंदाज़ा हुआ ना मैं घर पे नहीं हूं तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। मुस्तफ़ा उठ खड़ा हुआ। डर गई हो? ये नहीं होना चाहिए था। ये बहुत गलत है। मैं मोहब्बत करती हूँ अपने शौहर से बहुत। वो जैसे आंसू साफ करती हुई पलट गई थी, जैसे अपना ही सामना न कर पा रही हो। ये तो कल रात से पहले सोचना चाहिए था ना। वो पलटकर मुस्तफ़ा को देखने लगी। ऐसे बिहेव मत करो कि ये सब कुछ मैं चाहती थी। वो जैसे चिल्लाई थी। तुमने क्या किया मेरे साथ, बताओ ना, क्या किया? मैंने कुछ भी किया और तुम बहक गई? वाह मोहतरमा वाह, क्या वफा है। मैंने सुना है औरत की वफा बड़ी पुख्ता होती है, मगर ये तुम्हारी कैसी वफा थी कि मैंने बहकाया और तुम बहक गई। मुस्तफ़ा प्लीज़ मत करो, ये मेरे साथ मत करो, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हें पकड़ा कब है जो तुम जा नहीं पा रही? ज़बरदस्ती कब की थी? क्या कल रात रेप किया मैंने तुम्हारा? वो जैसे कुछ कदम दूर खिसकी थी। नहीं, तुमने ज़रूर मेरे साथ कुछ किया है। क्या मिलाया था तुमने उसमें? अच्छा, मैंने कुछ मिलाया था। लगता है तुम अभी तक रात के असर से निकली नहीं हो। ये कहते हुए वो तंजिया मुस्कुराया और वो रुकी नहीं। वो तेज तेज कदम उठाती हुई आगे बढ़ गई थी और पीछे वो जैसे खाली आंखों के साथ खड़ा रह गया था, जैसे बहुत कुछ साथ साथ जहन में चल रहा हो। घर का दरवाज़ा असद ने खोला था। तुम कहाँ थी? वो बेसाख्ता बोला। वो अम्मी की तरफ थी, देर हो गई थी तभी घर नहीं आई। असद खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। उमर सो गया? हाँ, सुला दिया था मैंने उसे। तुम ऑफिस से कब वापस आए? आ गया था मगर तुम नहीं आई। वो जैसे बहुत उलझी हुई लगती थी। परेशान हो? नहीं, परेशान नहीं हूँ, उमर के पास जा रही हूँ, मैं आती हूँ। वो आगे बढ़ रही थी जब उसका हाथ थामते उसे अपने हिसार में खींच चुका था। वो जैसे असद के सीने से लगी थी। क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो अटक अटक कर बोली। वो अपनी बीवी की रग रग से वाकिफ था। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और ये मोहब्बत की शादी थी। वो मोहब्बत जो आंखों से पढ़ी जा सकती है। इतनी शदीद मोहब्बत थी उन दोनों को एक दूसरे से। फिर वो कुछ छुपाती और वो महसूस ना करता? ऐसे कैसे हो सकता था? असद ने उसके बालों को समेटा। बिखरी हुई लगती हो। सारा की आंखें जैसे भीग गई थी उसके यूं मासूम अंदाज में पूछने पर। क्या हुआ है? उसकी लटों को संवारते हुए वो बड़े नर्म अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, उसका शौहर इतना ही नर्म था उसके लिए। बहुत प्यार करता था असद उससे, बहुत ज़्यादा। वो कैसे ऐसे शौहर के साथ बेवफा हो गई थी? कैसे? वो अपनी मोहब्बत का मजाक बना रही थी। अगर सामने खड़े शख्स को पता चल जाता तो दिल बंद हो जाता उसका। बोलो ना, कुछ नहीं हुआ। उससे दूर होती हुई तेज तेज कदम उठाती उमर के पास चली गई थी। उमर उनका 4 साला बेटा था। परेशान लगते हो? मुस्तफ़ा ने असद की तरफ देखते हुए पूछा तो असद मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस परेशान हूँ कुछ सारा के रवैये पर। वो कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब है। अच्छा, क्या हुआ उसे? पता नहीं, बस डिस्टर्ब है, बताती नहीं है कुछ भी। कल रात तो उसे फीवर भी हो गया था, जाने क्यों बीमार रहने लगी है। ऐसा लगता है जैसे अपने अंदर बहुत सी तकलीफ़ें लिए फिर रही है, मगर मुझे समझ में नहीं आता कि उसके साथ मसला क्या है। मुस्तफ़ा मुस्कुराया। ये जो औरतें होती है ना, इनकी ज़िंदगी एक गहरे समंदर की तरह होती है। घाव भी वैसे ही होते हैं और ज़ख्म भी। क्या पता कुछ ऐसा ही हो, मगर मैंने उसे कोई ज़ख्म नहीं दिया। ये ज़ख्म ज़रूरी नहीं कि तुमसे मुंसलिक हो सकता है कुछ और हो। मैं समझा नहीं। मुस्तफ़ा ने जैसे पहलू बदला। ऐसे ही कह रहा हूँ, क्या पता कोई बात हो जो
वो तुमसे ना कहना चाहती हो, कुछ छुपा रही हो। कुछ भी हो सकता है यार। ये तो है, कुछ भी हो सकता है। असद वाकई परेशान लगता था और मुस्तफ़ा उसे बगौर देखे जा रहा था, जैसे उसका जायज़ा ले रहा हो। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने ही लेटी सो रही थी। पर्दे हवा से हल्के हल्के उड़ रहे थे। वो अपना कोट उतारता हुआ एक तरफ रखता, छोटे छोटे कदम उठाता बीवी की तरफ बढ़ रहा था। वो उस पर झुका, उसकी आंखों को देखते दोनों आंखें चूमी, रुखसार चूमते हुए होंठ चूमे, उसकी गर्दन में अपना सर छुपाया था। वो कसमसाई, वहाँ उसका दहकता और सख्त शदीद शिद्दत भरा लम्स महसूस करती हुई वो आंखें खोल चुकी थी। उसको खुद पर यूं झुकता हुआ देखा तो एक करंट सा लगा। एक पूरी रात आंखों के आगे घूम गई थी। वो बेवफाई, वो ज्यादती, वो जुल्म। वो चाहती थी वो अपने शौहर को खुद से दूर करे। वो खुद को उसके काबिल नहीं समझ रही थी। उसे लग रहा था कि वो घुट घुट कर मर जाएगी। वो पिछले 15 दिन से इसी अजाब में झुलस रही थी। घर से बाहर नहीं निकलती थी, सांस नहीं ले रही थी। ऑफिस से छुट्टी लेकर बैठी हुई थी क्योंकि उसे लगता था कि उसे मर जाना चाहिए था। वो जिंदगी की मुस्तहिक नहीं थी और वो इसमें खोए जा रहा था। और बस सारा इसी सोच में थी कि क्या वो उस मोहब्बत को डिज़र्व करती थी, क्या वो ऐसा शौहर डिज़र्व करती थी जो उससे इतनी मोहब्बत करता था। वो दोनों हाथों में अपनी उंगलियां पेवस्त करते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। आज भी खुद से दूर कर दोगी? वो जैसे मिनमिनाया, उसके होंठों के बहुत पास मन बनाया। सारा को लगा कि उसके अंदर इतनी सकत ही नहीं है कि वो अपने शौहर को खुद से दूर करे, मगर फिर भी वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर चुकी थी। नहीं, रोकूंगी तो नहीं, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है असद। इससे अच्छा उसे बहाना सूझा नहीं था। वो बेसाख्ता दूर हुआ। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। वो उठ बैठी थी, बिखरे हुए बाल समेटने लगे जो असद ने ही बिखेरे थे। वो गहरा सांस लेते हुए जैसे अपने एहसासात को कंट्रोल कर रहा था। कोई मसला नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तुमसे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं है, तुम जानती हो ना। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और उनका बेटा मामा पापा करता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। असद घुटनों के बल बैठते हुए अपने बेटे को सीने से लगा चुका था। मेरा बच्चा क्या करते रहे? खेल रहा था और आपका इंतज़ार कर रहा था। वो मासूमियत से बड़े प्यारे अंदाज में बोला तो बेसाख्ता सारा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखरी। वो घुटनों के बल बैठा अपने बेटे के बाल संवारते हुए उससे बातें कर रहा था और वो अपने शौहर को देख रही थी जो इतना खूबसूरत था। वो मुकम्मल था, कोई कमी नहीं थी उसमें। असद खान एक खूबसूरत मर्द था जिसकी मुस्कुराहट इतनी हसीन थी कि कई लोग उस पर फिदा थे, मगर वो उस पर फिदा था सिर्फ उस पर। और सारा ने क्या किया था? वो जैसे अपना सामना खुद ही नहीं कर पा रही थी। यहाँ क्या लेने आए हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। असद उमर के साथ बाहर गया हुआ है, थोड़ी ही देर में घर आता होगा। प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा। क्या करोगी? देखो, मैं खुद को मार दूंगी, जहर दे दूंगी खुद को। मुझे ज़हनी हसीयत देना छोड़ दो मुस्तफ़ा, प्लीज। दे दी है मैंने खुद को तुमसे मोहब्बत की सज़ा। बहुत थी मुझे तुमसे मोहब्बत एक वक्त पर, जब मैं शादीशुदा नहीं थी, जब तुम बेवफाई करके भाग गए थे मेरे साथ। फिर असद मेरी ज़िंदगी में आया था। वो शख्स है जिसने मुझे संभाला, शादी की, इज्जत दी, मोहब्बत दी, बहुत कुछ दिया। प्लीज़ चले जाओ यहाँ से मुस्तफ़ा, प्लीज़ चले जाओ। वो दोस्त है तुम्हारा, मैं बिखर चुकी हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं बता रही हूँ, मैं मरे जा रही हूँ, चले जाओ। वो आगे बढ़ते हुए उसे थाम चुका था। तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। उस रात के बाद तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। वो उसे झटकते हुए चीखे, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं असद से मोहब्बत करती हूँ। उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ये समझ जाओ और ये याद रखो। अच्छा, किस हैसियत से तुम उससे मोहब्बत की दावेदार हो? क्या है तुम्हारे पास जो तुमने छोड़ा है उसके लिए? क्या बताओगी उसे कि तुमने क्या किया उसके ही दोस्त के साथ? प्लीज चुप कर जाओ। वो जैसे रुहासी हुई, उसके आगे हाथ जोड़ चुकी थी। यहाँ से चले जाओ। वो मुस्कुराया। आज जा रहा हूँ, दोबारा आऊँगा। तुम्हें असद को छोड़कर मेरे पास वापस आना होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो तुम शायद बर्दाश्त न कर पाओ। अगर मैंने वो असद को दिखाया ना तो वो जीते जी मर जाएगा। और ये याद रखना। सारा को अपना पूरा घर अपने ऊपर गिरता हुआ मालूम हुआ। उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी।
ये एक ऐसी धमकी थी जो किसी का भी सांस रोक लेती। मुस्तफ़ा के जाने के बाद असद उमर के साथ चंद ही मिनट्स में घर वापस लौटा था। क्या हुआ, परेशान हो? कुछ नहीं, वो जैसे सोफे पर बैठी थी जैसे मर गई हो। असद उसे यूं देखकर कुछ डर गया था। बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम डरो मत, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं उमर को सुला देती हूँ, थक गया होगा। ठीक है, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। वो जैसे सारा का सर थपकता हुआ उसे कुछ रिलैक्स कर रहा था, जो बिल्कुल बदहवास लगती थी। मैं ठीक हूँ। वो उठ खड़ी हुई, उमर को साथ लेते ऊपर चली गई थी और वो उसके अंदाज नोट कर रहा था। जब उसे छोड़कर गया था तो वो बिल्कुल ठीक थी, मगर जब वापस आया तो वो ठीक नहीं थी। मगर आधे घंटे में ऐसा क्या हो गया जिस चीज़ ने उसकी बीवी के हवास ही खराब कर दिए थे? वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार सारा को हुआ क्या था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये वो जगह है जहाँ मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, याद है ना? वो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड को देखते हुए मुस्कुराई। हाँ याद है, हम मियाँ बीवी से पहले 5 साल दोस्त रहे हैं लड़की। मैं जानता हूँ तुम्हें कोई मसला है, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे बेटे का बाप हूँ। हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, 11 साल का रिश्ता है हमारा। ऐसे ही तो नहीं गुजारा ना वक्त साथ में। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कोई बात है। उसके हाथ थामता हुआ उसका सर अपने कांधे पर रखे उससे मुखातिब था। कोई भी मसला है, कोई भी बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं लिबास हूँ तुम्हारा, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा मर्द तो नहीं हूँ ना, और ना ही इतना बुरा हूँ जिससे तुम अपने दुख सुख शेयर न कर पाओ। हम दोनों तो दोस्त हैं यार, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है हमारी। एक दूसरे से सिर्फ मोहब्बत नहीं करते, दोस्त भी हैं। ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी बदल गई हो? मुझसे कतराती क्यों हो? पिछले 2 माह से मुझसे दूर हो। शौहर हूँ तुम्हारा, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाता, तुम जानती हो, मगर फिर भी मुझसे कतराती फिर रही हो। चलो वो सब कुछ तो मैं सह लूँगा, मगर तुम्हारे अंदाज को कैसे? उसका सर अपनी तरफ करते जैसे उसे करीब जाना चाहता था। वो चेहरा मोड़ गई, समझते हुए कि वो क्या करना चाह रहा है। वो फिर से उसे अपने नज़दीक खींचते हुए बेसाख्ता उसके होंठों पर झुका था। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती, दूर होते हुए कहा। वो नज़रें चुराने लगी, चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था, उसका लम्स सख्त था। बताओ मुझे क्या मसला है, शेयर करो मेरे साथ। वो ब्लू 3 पीस सूट में उसके सामने बैठा उसके दिल के सारे तारों को छेड़ रहा था, वो भी बड़े हक से। फिर से उसके दिल में धड़क रहा था। वो कितनी मोहब्बत करती थी सामने बैठे मर्द से, ये सिर्फ सारा जानती थी। वो जानती थी वो सिर्फ उससे मोहब्बत करती थी, उसके अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती थी। मुस्तफ़ा उसका माजी था और असद तो उसके माजी से वाकिफ तक नहीं था। सबसे बड़ी बात, मुस्तफ़ा उसका बिजनेस पार्टनर था। वो क्या बताती, कैसे बताती? कुछ नहीं हुआ। वो जैसे उठ खड़ी हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जॉब का स्ट्रेस है तो जॉब छोड़ दो, क्या मजबूरी है जॉब करने की? मैंने कहा ना तुम्हें, तुम स्ट्रेस मत लिया करो यार। जो भी मसला है, मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? क्या मुझे तुम कुछ समझती ही नहीं हो? वो जैसे पलट गया था। सारा को यूं उसका उदास होना बिल्कुल बुरा लगा। उसके नज़दीक जाते हुए उसे अपने हिसार में ले चुकी थी। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे असद, बहुत ज़्यादा। रह नहीं सकती, जी भी नहीं सकती, सांसें तो बहुत मुश्किल हैं। वो मुस्कुराया, उसके हिसार में पलटा। तो फिर क्या मसला है यार? अगर इतनी मोहब्बत है हमारे बीच में, मेरे बगैर सांसें तक मुश्किल हैं तुम्हारी, तो फिर क्या हुआ ऐसा जो तुम्हें और मुझे अलग कर रहा है, दूर कर रहा है? ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें मुझसे दूर होने पर मजबूर कर रही है? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ यार। प्लीज़ खुद को यूं मुझसे दूर मत करो, मैं सह नहीं पाऊंगा, और ना ही तुम सह सकती हो। तुम सच कह रहे हो, मैं नहीं सह सकती, तुमसे दूर ही मर जाऊंगी। तो क्यों मरना है? मैं तुम्हारा हूँ सिर्फ, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो उसके बाजू के हिसार की सख्ती करते हुए जैसे उसे रियलाइज करवा रहा था। मैं जानती हूँ। वो जैसे उसके सीने से लगी थी और अभी तक नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या छुपा रही है। वो उसे क्या बताती कि वो किस तकलीफ में थी। क्या भाभी ने बताया तुम्हें कि उनके साथ क्या मसला है? असद के लैपटॉप पर चलती हुई उंगलियां रुक गई। हाँ, वो बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अब वो क्या कहता अपने दोस्त से कि उसकी बीवी पिछले 2 माह से उलझी हुई है।
वो नहीं चाहता था कि उसका रिश्ता किसी की नज़रों में मजाक बने। बेशक मुस्तफ़ा उसका दोस्त था, मगर वो अपने ज़ाती मामलात ज़ाती रखना चाहता था, इसीलिए उसने झूठ बोल दिया था, मगर वो जानता था वो ठीक हो जाएगी। असद को अपना घर बहुत अजीज था, बहुत ज़्यादा। उसकी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था। इन 5 सालों में उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था। उसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो उनका इकलौता बेटा था। माँ बाप की मौत के बाद उसके पास बस एक ही रिश्ता था, और वो था उसकी बीवी सारा का रिश्ता, उसका बेटा उमर, यानी कि उसकी फैमिली। उसे अपना घर बहुत अजीज था, क्योंकि वो माँ बाप खो चुका था, रिश्तों को खोने की तकलीफ से गुजर चुका था, इसीलिए अपने और सारा के बारे में हसास था, खुद से ज़्यादा हसास। वो सोचकर भी इस ख्याल से डर जाता था कि वो उससे दूर हो सकते हैं। असद खान के पास अपनी मोहब्बत के अलावा और था ही क्या। उसे अपनी बीवी और बेटे से बहुत मोहब्बत थी। सारा कमाल को अपनी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत 18 साल की उम्र में हुई थी। मुस्तफ़ा जावेद उसके पड़ोस में रहता था। दोनों फैमिलीज एक दूसरे के साथ अच्छी अलैक सलैक रखती थी। इन दोनों की मोहब्बत यूं ही शुरू हुई थी। उसे बहुत एतमाद करने लगी थी। सारा बहुत खूबसूरत थी और मुस्तफ़ा जैसे उस पर अपना दिल हार बैठा था। सारा नहीं जानती थी, मगर वो एक दिल फेंक किस्म का इंसान था। 2 साल के इस लंबे अरसे में जब तक वो ताल्लुक़ में थे, मोहब्बत के ताल्लुक़ में, उसकी मोहब्बत में कुछ भी करने का हौसला रखती थी। मगर एक दिन जैसे उसका दिल किरची किरची हुआ था। मुस्तफ़ा उसके साथ साथ एक और लड़की के साथ भी मरासिम बढ़ाए हुए था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपने सारे रास्ते मुस्तफ़ा के साथ ख़त्म कर दिए। वो तब भी उसका पीछा करता था, उसे तंग करता था, मगर वो सब कुछ अपने बाप को बता चुकी थी। कमाल साहब ने उसको आगे की तालीम के लिए लाहौर भेज दिया। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद मुस्तफ़ा ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि वो शहर ही छोड़ चुकी थी। आगे की तालीम जहाँ उसने हासिल की, वहाँ उसकी मुलाकात असद खान से हुई, एक ऐसे इंसान से जो अपने से पहले दूसरे का सोचता था। वो मोहब्बत नहीं करना चाहती थी, वो सबसे पहले उसका दोस्त बना। 4 साल के इस लंबे अरसे में सिर्फ दोस्त ही रहे थे। असद को उससे कब मोहब्बत हुई वो नहीं जानती थी। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद वो कराची वापस आ गई थी। कुछ ही अरसे में असद के घर वाले बाकायदा बड़ी इज्जत के साथ उसके घर रिश्ता लाए थे। वो तो हैरान थी कि असद को उससे इतनी मोहब्बत कब हुई कि उसने रिश्ता ही भेज दिया। राब्ते पर मालूम चला कि वो तो उससे कब से मोहब्बत करता था। ये बात तो उसके दोस्त भी जानते थे और सारा के दोस्त भी जानते थे, सिर्फ वही लाइल्म थी। उसको बड़ी हैरत हुई। 4 साल के इस लंबे अरसे में असद से मोहब्बत उसे भी हो गई थी, मगर वो ज़बान पर नहीं लाती थी, क्योंकि डरती थी। मोहब्बत से डर गई थी वो। उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। असद ने उसे उसके बाद बाकायदा तौर पर प्रपोज किया था, और यूं ही उसकी शादी असद खान से हो गई। जन्नत किसे कहते हैं उसे असद के निकाह में आने के बाद मालूम हुआ। सुकून किसे कहते हैं उसे असद की बाहों में आने के बाद मालूम हुआ। मोहब्बत किसे कहते हैं असद से मिलने वाली इज्जत पर मालूम हुआ। वो शख्स उसे हर तरह से मुकम्मल करता था। धीरे धीरे वो जैसे उसके रंग में रंगने लगी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, काम भी कर रही थी। असद को उसके काम करने से कोई एतराज़ नहीं था। वो एक बिजनेसमैन था, फिर भी चाहता था कि उसकी बीवी जो चाहे अपनी ज़िंदगी में करे। उसकी नज़रों में अपनी बीवी के ख्वाबों की बहुत कदर थी। फिर एक दिन उसे मालूम हुआ कि असद मुस्तफ़ा जावेद के साथ कारोबार कर रहा है। ये पार्टनरशिप मुकम्मल तौर पर हो जाने के बाद उसे मालूम हुआ था कि वो किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है। इतने सालों के बाद मुस्तफ़ा और उसका एक पार्टी में असद की वजह से ही आमना सामना हुआ था। ये एक बिजनेस मीटिंग थी जहां वो अपने शौहर के साथ गई थी। मुस्तफ़ा की नज़र जैसी उस पर पड़ी तो जैसे उसे मासी याद आ गया। वो उससे दूर रहना चाहती थी, मगर वो दूर नहीं रह रहा था। वो उसे तंग कर रहा था, उसे उकसा रहा था। तंग आने पर वो उससे मिलने गई थी कि वो उसका पीछा छोड़ दे। वो आगे बढ़ चुकी है, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ बैठकर जो कॉफ़ी उसने पी है उसमें क्या था। उसके बाद तो जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। वो कहता था कि उनके बीच में जो भी हुआ वो उनकी रजामंदी से हुआ, मगर सारा का दिल जानता था कि वो सच नहीं हो सकता। वो नहीं मानता था कि कॉफ़ी में कुछ था, वो कुछ नहीं मानता था, मगर वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ थी। ऐसा कैसे कर सकती थी वो तो सिर्फ उससे बात करने गई थी। ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो असद के साथ बेवफाई करती, और वो भी होशो हवास में। अब वो गिल्ट में थी, पागल हो रही थी, अंदर ही अंदर घुल रही थी। वो बेवफा नहीं हो सकती थी, मगर शायद वो बन बैठी थी।
وہ اسد کو کیسے بتاتی، کیا بتاتی جو شاید اس سے ہو گیا تھا، وہ زبان پر بھی نہیں لا سکتے تھے۔ وہ اسد کو چاہ کر بھی کھو نہیں سکتے تھے۔ بہت محبت کرتی تھی اپنا شوہر سے، بہت زیادہ۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو ہوا تھا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کبھی چاہا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مکمل طور پر وفادار تھے۔ جو ہوا تھا اس میں اس کی غلطی نہیں تھی، مگر وہ گلٹ میں تھی، بہت زیادہ گلٹ میں تھی۔ اسے لگتا تھا سچ میں وہ بے وفا ہے، اسد کو ڈیزرو نہیں کرتے، اور یہ خیال، یہ تکلیف اسے دھیرے دھیرے اندر سے مار رہے تھے، اور مصطفیٰ بھی جیسے اس کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ اس کو کھیلنے دے رہی تھی۔ یہ ایک ایسی سازش تھی جس میں وہ پھنستی جا رہی تھی، اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیسے اس سازش سے باہر نکل پائے گی۔ وہ بس سفر کر رہی تھی، منزل کیسی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ مجھ سے محبت ختم ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اسد کے یوں کہنے پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بیمار لگتی ہو مجھے۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ دور کھسک رہی تھی اور وہ اس کے پاس جا رہا تھا۔ آج میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، میں چلے جانا چاہتی ہوں۔ کہاں جانا چاہتی ہو یہ بھی تو بتاؤ۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے بالوں کو پیچھے کرتا اس میں جیسے کھونے لگا تھا۔ میرا بہت امتحان لینے لگی ہو تم، اتنا کوئی بھی اپنے شوہر کا صبر نہیں آزماتا جتنا تم آزما رہی ہو۔ اب میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ مس کرتے ہوئے جیسے اسے بتا رہا تھا کہ اب وہ جیسے اس کی دوری برداشت نہیں کر پا رہا۔ یہ کیسی سزا ہے محترمہ جو تم ختم نہیں کر رہی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بڑے نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یہ پوچھتے ہوئے وہ معصوم لگا تھا۔ سارا کی آنکھیں جیسے گول ہوئیں، جیسے احساس ہوا کہ وہ اپنے شوہر پر کتنا ظلم کیے ہوئے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھ چکی تھی۔ وہ بلش ہوا تھا۔ سچ میں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے پوچھنے لگا کہ کیا وہ اجازت دے رہی ہے؟ اسے پھر سے اپنے شوہر پر اتنا پیار آیا کہ اس کے لیے اس کی اجازت اتنی امپورٹنٹ تھی۔ کیا میں منع کر دوں گی تو دور ہو جائیں گے؟ وہ بڑے حق سے اس کے کالر پر ہاتھ چھیڑتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا تھا۔ اتنے دنوں سے، اتنے مہینوں سے میں کیا کر رہا ہوں؟ تم نہیں چاہتی تو تمہارے پاس نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے لیے تمہاری اجازت بہت ضروری ہے۔ شاید تمہیں یہ بات مذاق لگتی ہے، مگر ابھی بھی تم مجھے منع کر دو گی نا تو میں دور ہو جاؤں گا، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم منع کرو۔ وہ پھر سے روحانسا ہوا تھا تو وہ ہنس پڑی۔ پچھلے 3 مہینوں بعد وہ ہنسی تھی، اور اسد کو یہ ہنسی اپنے دل پر پھر سے آباد کرتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس کا لگا اس کا گھر آباد ہے۔ یہ عورت ہنستی تھی تو جیسے اس کا خون بڑھتا تھا، نہیں ہنستی تھی تو وہ جی نہیں پاتا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بہک رہا تھا، رکنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ سوچنا بھی حرام تھا جو اس پر کہ وہ رک جائے اور کوئی اسے روک لے۔ نہیں، وہ نہیں رک رہا تھا، وہ حدیں پار کر رہا تھا، اور وہ جیسے اس میں سمٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، الجھ رہی تھی، پھر سلجھ بھی رہی تھی۔ اس کے کان کی لو کو ہلکے سے کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کیا جاننا چاہتی ہو؟ وہ بلش ہوئی۔ وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے وہاں اپنا دہکتا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ سسکی تو اسد مسکرایا۔ سارا نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ مزہ آ رہا ہے مجھے تنگ کرنے میں؟ بہت بہت مزہ آ رہا ہے، بہت زیادہ۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور کو تنگ بھی تو نہیں کر سکتا نا؟ کیوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی اور کو تنگ کریں؟ وہ جیسے شکی انداز میں بولی تو اسد اس میں اور بکھرا۔ میری حالت دیکھ کر تمہیں لگتا ہے ایسا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے مزید سرخ پڑی تھی اور اپنا سر اس کے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ جیسے آج ہر احتجاج چھوڑتی ہوئی مکمل طور پر خود کو اس کے حوالے کیے ہوئے تھی۔ میرے آفس میں کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھنے آیا تھا تمہیں۔ شاید تمہیں میری دھمکی بھول گئی ہو۔ تم کیسے میری دھمکی بھول سکتی ہو محترمہ؟ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ چھوڑ دو اسد کو، ورنہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو تمہیں تباہ کر دے گا۔ اور تم جانتی ہو میں کیا دکھانے والا ہوں؟ ہوٹل روم کی وہ… شٹ اپ! کوئی بکواس مت کرنا میرے سامنے۔ میں جانتی ہوں تم نے اس دن کچھ کیا تھا، میں جانتی ہوں۔ میں یہ ہوش و حواس میں تو کر ہی نہیں سکتی۔ پلیز مت کرو وہ جس پر میں تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ بے وفائی تم نے کی تھی،
मोहब्बत तुम नहीं निभा पाए। क्या चाहते हो मुझसे? मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गई हूँ मुस्तफ़ा, बहुत मोहब्बत करती हूँ अपने शौहर से। वो उसके आगे हाथ जोड़ चुकी थी। चले जाओ यहाँ से, जो भी किया तुमने मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ी नहीं मांगी है तुमसे। वो इतराते हुए बोला, सुधर जाओ वरना पछताओगे। असद को पता चला ना तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो तो वो जान से मार देगा तुम्हें। वो हंस पड़ा खिलखिलाकर। ऐसा है क्या? वो तुम्हें जान से मार देगा जब उसे पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया, किस तरह का वक्त गुजारा है तुमने मेरे साथ। मर जाएगा तुम्हारा असद। कहो तो मैं मार दूं? तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, चंद अल्फाज ही काफ़ी होंगे उसे मारने के लिए। मुस्तफ़ा ने ये कहते हुए जैसे आंख को विंक किया। वो 2 कदम पीछे हुई थी। क्या चाहते हो? अटक अटक कर बोला गया। असद खान को छोड़ दो, ये चाहता हूँ मैं तुमसे। और अगर मैं कहूँ कि मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती तो तैयार हो जाओ। जो मैं करूँगा तुम्हारे साथ भूल नहीं पाओगी। मुस्तफ़ा मैं मर जाऊँगी। वो रोते हुए कह गई, प्लीज़ प्लीज़ ये मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बगैर, अपने शौहर के बगैर, प्लीज़। वो जैसे हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा कर रही थी। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं स्वीट हार्ट। वैसे एक बात तो बताओ, क्या सच में उस दिन तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था? जुनैद ने मुस्तफ़ा की तरफ देखते हुए सिगरेट का धुआं हवा में उछाला। जुनैद और मुस्तफ़ा एक दूसरे के जिगरी यार थे। वो उससे कुछ नहीं छुपाता था। अभी भी वो समंदर के सामने बैठे हुए बातें कर रहे थे। सिगरेट का धुआं आसपास फैलता जा रहा था। मुस्तफ़ा ने सीट के पुश से टेक लगाई। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी कॉफ़ी पे मैंने जो चीज़ मिलाई थी उसके असर की वजह से उसे कुछ याद नहीं, मगर उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा माहौल बनाने में कितना वक्त लगता है। यानी तुमने उसे आंखों का धोखा दिया। मगर एक बात पूछूं, लड़की तुम्हें मैसर थी, तुम्हारे पास थी, होटल रूम के कमरे में अकेले तुमसे मिलने आई हुई थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने कुछ नहीं किया, क्यों? मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लिया। पता नहीं यार, मैं कुछ कर नहीं पाया। इरादा तो वही था मगर पता नहीं क्या। तुम उससे मोहब्बत करते हो? हाँ करता हूँ, बहुत करता हूँ। उसे ऐसे ही किसी रिश्ते के बगैर छू नहीं सकता था। बस उसे वापस चाहता हूँ, इसीलिए उसे ब्लैकमेल करना पड़ रहा है। असद को क्या दिखाओगे अगर वो नहीं मानी तो? कुछ तो करना पड़ेगा ना। उस दिन एक वीडियो बनाई थी एक शौहर के लिए। इतना ही काफ़ी है कि उसकी बीवी एक मर्द के साथ एक कमरे में सोई हुई है। फिर इस बिस्तर पर क्या हुआ मायने नहीं रखता। ये बहुत खूबसूरत है। क्या ये मेरे लिए है? हाँ तुम्हारे लिए है। तुमने कहा था ना तुम शहर से दूर खामोशी में एक खूबसूरत घर चाहती हो, तो अच्छा लगा ना? ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए, मेरी ख्वाहिशात का ख्याल रखने के लिए, मेरे इतने अच्छे पार्टनर बनने के लिए। वो मुस्कुराया। बस बस मैं रो दूंगा, इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ। असद इतराया था तो सारा हंस पड़ी। ये बहुत खूबसूरत है वाकई। हाँ मगर अगर मैं चाहूँ, मैं यहाँ रोमांस करना चाहता हूँ तो क्या करोगी? वो दूर हुई। भाग रही हो? तुमने कहा यहाँ खामोशी है, यहाँ कोई नहीं है, तो मैं भागूंगी तो पकड़ नहीं पाओगे मुझे। क्यों? तुम आवाज़ नहीं करोगी? नहीं ना, मैं आहट नहीं छोड़ती। तो देखा जाए? हाँ देख लिया जाए। वो इतराती हुई बोली और आगे बढ़ने लगी। असद उसके पीछे था मगर कुछ ही मिनट्स में जैसे वो वाकई उसकी नज़रों से ओझल हो गई। उसे ढूंढने लगा था। सारा, सारा, सारा। अच्छा बस ना, बहुत हो गया। ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ मैं, मिल जाओ ना आप मुझे। मगर वो नहीं मिल रही थी। असद का जैसे सांस तेज हुआ। वो थी सामने तो सुकून रहता था, अब वो नज़र नहीं आ रही थी तो डर लग रहा था। और चंद मिनट्स कोई दूर हो जाए तो इतना डर नहीं लगता, मगर वो दूर हुई थी तो डर क्यों लग रहा था? ये कैसी फीलिंग्स थी, ये कैसा एहसास था? वो जानता था वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर इतनी भी क्या कि वो यही थी। उसे पता था वो तंग कर रही थी मगर तकलीफ हो रही थी। सारा, अब के पुकारने में लड़खड़ाहट थी जो जहाँ भी सारा थी उसने महसूस की थी। वो कुछ ही सेकंड्स में उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। चुटकी बजाने पे वो झट से पलटा था। गहरा सांस लेते, कुछ ना पूछते, बेख्तियार उसे सीने से लगाया था। उसकी बेकरारी नोट करती हुई सवालिया आंखों के साथ खड़ी थी।
کیا ہوا؟ اپنا حصار اس پر تنگ کرتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ مجھے نہیں مل رہی تھی۔ میں نے کہا نا ڈھونڈو گے مجھے، کیوں ڈھونڈ نہیں پائے مجھے؟ مجھے نہیں کھیلنی یہ گیم، تمہیں مجھ سے دور نہیں جانا بس۔ وہ دور ہوتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو چمکنے لگے تھے۔ تم جانتی ہو تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ وہ ماں باپ کی موت کے بعد حساس ہو گیا تھا۔ سارا جانتی تھی مگر کتنا حساس، اس کا احساس آج ہوا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں آنسو بہانے کی، میں یہیں ہوں تمہارے پاس، کہیں نہیں جا رہے۔ وعدہ کرو کہیں نہیں جاؤ گے۔ کہیں نہیں جاؤں گی یار، آئی پرومس۔ اس کی آنکھوں کی نمی صاف کرتی ہوئی جیسے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ پریشان تو وہ بھی تھی، اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی مگر کیسے؟ سامنے کھڑا شخص پہلے ہی سے بہت زیادہ حساس ہو رہا تھا، اس کو یہ بتا کر اس کا دل کیسے توڑ دیتی؟ وہ اپنے اندر اسد خان کی نفرت سہنے کا حوصلہ نہیں رکھ رہی تھی، اس کے اندر اتنا حوصلہ تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے رخسار سہلاتا جیسے اسے بتا گیا تھا۔ اب وہ نارمل لگتا تھا۔ وہ کئی منٹس اس کے ساتھ گھومتی ہوئی گھر کو دیکھتی رہی۔ گھر بہت خوبصورت تھا، بالکل ویسا جیسا وہ چاہتی تھی۔ آج اسد خان نے جیسے اس کا ایک اور سپنا پورا کیا تھا، اور وہ یوں ہی اس کے سب سپنے پورے کرتا رہتا تھا، بنا جتائے، بنا یہ بتائے کہ اس کے لیے کیا کر رہا ہے، مگر بس کرتا رہتا تھا۔ اور یہی حقیقت سچی محبت ہوتی ہے۔ اور وہ جانتا تھا کہ سارا بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنا اسد کرتا تھا۔ اس بات پر اسے کوئی شک نہیں تھا۔ آج جلدی گھر واپس نہیں آئے؟ ہاں بس آنا پڑا۔ پریشان ہو؟ وہ عمر کو کھانا کھلاتی اس سے مخاطب تھی۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ لگتا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ وہ ملازمہ کی طرف دیکھنے لگی۔ عمر کو کھانا کھلا دینا، میں آتی ہوں۔ اسد آگے بڑھ گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے بے ساختہ اپنا کوٹ ایک طرف پھینکا اور ٹائی اتارتے ہوئے ایک طرف اچھال دی تھی۔ سارا نے یہ انداز بغور دیکھا۔ وہ اپنی چیزیں پھینکنے کا عادی نہیں تھا، وہ جہاں سے چیز اٹھاتا تھا وہیں ترتیب سے رکھتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ آگے بڑھتی ہوئی دونوں چیزیں اٹھاتی صوفے پہ رکھ چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ مصطفیٰ جاوید کو کب سے جانتی ہو؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیوں پوچھ رہے ہو یہ؟ سوال پوچھ رہا ہوں۔ کیا میں تم سے سوال نہیں کر سکتا؟ کر سکتے ہو، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ مصطفیٰ جاوید کو کب سے جانتی ہو؟ جب میں کالج میں پڑھتی تھی تب سے جانتی ہوں، وہ میرا نیبر تھا۔ اچھا، جب پہلی ملاقات ہوئی تھی اس سے تو کیوں نہیں بتایا تھا مجھے کہ تم اسے اتنے عرصے سے جانتی ہو؟ میں نہیں بتا پائی کیونکہ میرے لیے اتنی ضروری بات نہیں تھی۔ اور کیوں ضروری بات نہیں تھی؟ ہر شخص کے لیے اس کی پہلی محبت بہت ضروری ہوتی ہے۔ وہ جیسے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ واضح تھا وہ میرا ماضی تھا۔ تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ جیسے چیخا تھا۔ اسد پلیز، میں نہیں کریدنا چاہتی تھی ماضی۔ اچھا، مجھے یہ بات کسی اور کے منہ سے پتہ چلے، یہ چاہتی تھی تم؟ میں واقعی کچھ غلط نہیں چاہتی تھی۔ وہ جیسے آنکھوں کے آنسو روک نہیں پائے تھے۔ اس کے آنسو جیسے ہی بہے، اسد کو اندازہ ہوا کہ وہ کتنا تیز ہو گیا۔ وہ کچھ خاموش ہوا، گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کیا۔ اچھا، آگے بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ رو تو نہیں اب؟ وہ بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ غلطی بھی تم کرو اور پچھتاؤں میں، پلیز، میرا دل دکھتا ہے ایسے۔ کیا میں شکایت نہیں کر سکتا؟ کر سکتے ہیں، مگر میں واقعی نہیں چاہتی تھی ایسا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ وہ کس مشکل کا شکار رہے؟ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں تھا۔ تم مجھے کبھی بھی کہیں بھی بتا سکتی تھی کہ تمہارا ماضی بھی ہے۔ میں تمہیں کبھی جج نہیں کرتا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم مجھ سے باتیں چھپاؤ گی تو مجھے برا نہیں لگے گا؟ خیر، یہ بہت پرانی بات ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی بیوی سے ایسے موضوع پر بات کروں، مگر میں کیا کروں؟ کوئی میرے منہ پر بیٹھ کر کہے گا کہ وہ تمہارا ماضی ہے تو مجھے برا نہیں لگے گا؟ مجھے پتا ہوتا تو میں اس شخص کی ساتھ بزنس ہی نہ کرتا، مگر مجھے پتا ہوتا تب نہ۔ تم نے مجھے اس چیز کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ وہ جیسے اپنا سر تھامتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ اس پر چیخنا بھی نہیں چاہتا تھا اور غصہ بھی تھا۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھتے ہوئے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں واقعی ڈر گئی تھی۔ اس کو سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ پلٹا۔ مجھ سے ڈری تھی؟ مگر کیوں؟ ماضی ماضی ہوتا ہے، مجھے بتا دیتی تو وہ تمہارے سامنے بھی نہ آتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں جا کے بند ہو گیا۔
वो गहरा सांस लेते हुए बिस्तर पर बैठ गई। वो क्या करते? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या उसे सच बता देना चाहिए था? मगर वो क्या बताती कि उससे क्या हुआ है? असद तो जीते जी मर जाता। सारों को अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हो रही थी, जैसे वो सांस ना ले पाए, जैसे सांस लेना बेहद मुश्किल हो। अभी सिर्फ ये बताया है कि तुम और मैं एक दूसरे का मासी हैं। तुम मुझे पहले ही से जानती थी। सोचो अगर कुछ और बता दिया तो। मुस्तफ़ा प्लीज, उसके सामने हाथ जोड़ चुकी थी। बख्श दो मुझे, मत करो मेरे साथ ऐसा। मैं जीते जी मर जाऊंगी। क्यों मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। प्लीज ये मत करो मेरे साथ, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम जो कर रहे हो ना, इस बार मैं मर जाऊंगी। क्या तुम मेरा जनाजा चाहते हो? तो मुझे यूं ही बता दो, मैं मर जाती हूँ, मगर ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं असद को मरते हुए नहीं देख सकती, उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरे सामने मरने मराने की बातें मत करो। तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी, ना चाहते हुए भी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो हंस पड़ी। इसे तुम मोहब्बत कहते हो? ये खुद गर्जी है। तुम खुद गर्ज हो। पहले वफा नहीं निभा पाए, फिर अब चाहते हो कि मैं बेवफाई करूं। मैं तुम्हारे जैसी नहीं, तुम मेरी जैसी बन चुकी हो। नहीं, मैं नहीं हूं। वो चिल्लाई थी। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं और ना ही बन सकती हूँ। प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी और कातिल तुम कहलाओगे। अगर जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि तुम्हें मेरी होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो अब मैं उसको सब कुछ बता दूंगा। तुम प्रूफ करती रह जाओगी और उसके सामने प्रूफ नहीं कर पाओगी। सोच लो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास, बहुत कम वक्त है। चांद खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत है। तुम छत पर मुझे चांद देखने के लिए लाई हो? हाँ, चांद देखने के लिए लाई, क्योंकि तुम मेरा चांद हो। जानते हो ना, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी में चांद कहा करती थी, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा किरदार चांद की तरह शफाफ था। मगर चांद पर तो दाग होता है, फिर भी वो मुकम्मल है ना। वो जैसे मुस्कुराया था। उस दिन मैं तुम पर चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में था यार। तुम बीवी हो ना मेरी। उसके मुंह से तुम्हारा नाम सुनकर अच्छा नहीं लगा था मुझे लगा कि मुझे ये सब मालूम होना चाहिए था। मुझे तुम बताती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। माजी माजी होता है, मैं जानता हूँ, हर किसी का होता है यार, मगर मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम रोई थी, मुझे काफ़ी दिन तुम्हारे वो आंसू याद आते रहे। उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे थामते हुए चूम चुकी थी। तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। बीवी होने का मकसद ये नहीं है कि मैं तुम पर चिल्ला सकता हूँ। हाँ, हक रखता हूँ मैं तुम पर, तुम भी मुझ पर हक रखती हो। मगर बेगम, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं हम, और मोहब्बत की सबसे पहली रस्म इज्जत होती है। और अगर हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते ना, तो ये मोहब्बत नहीं है। अगर तुम्हारे सामने मेरी कोई तल्ख बात आ जाए, या कोई ऐसी बात जो तुम बर्दाश्त ना कर सको, तो क्या करोगे? मुझे छोड़ दोगे? उसकी आंखों में देखती हुई सवाल कर रही थी। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, और ज़िंदगी को छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि सांसों के बगैर ज़िंदगी नहीं होती। ये तुम जानती हो ना। तो बस ये जान लो कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम मेरे पास महफूज हो। मेरा दिल तुम्हारा घर है और तुम्हारा दिल मेरा घर। वो मुस्कुराई थी, उसके सीने में अपना सर रखा था। मुझे मान है तुम पर, मुझे यकीन है तुम पर, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हूँ? उसका सर ऊंचा करता हुआ उसकी पेशानी पर अपने होंठ रख चुका था। वो सरशार हुई थी, उसके लम्स में बहुत नरमी थी। उसके रुखसार पर उंगलियां फेरते हुए चांद की रोशनी के नीचे वो दो बैठे एक दूसरे से सच में मोहब्बत करते थे। और सच्ची मोहब्बत सबसे पहले एतमाद बख्शती है। बताओ ना, क्या कहना चाहती हो? असद में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। कभी भी कहीं भी ये मत सोचना कि मेरी मोहब्बत तुमसे कम हो सकती है। नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जी ही नहीं सकती। मैं जो बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें एतमाद करना पड़ेगा। एतमाद करोगे ना?
ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی اور سارا نے بغور دیکھی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے سر پہ رکھ چکی تھی۔ کھاؤ میرے سر کی قسم، کرو گے میرا اعتماد، جو میں کہوں گی وہ سنو گے، یا جو دنیا کہے گی وہ نہیں سنو گے؟ تمہارے سر کی قسم، میں وہ دیکھوں گا، اس پر یقین کروں گا جو تمہاری آنکھیں مجھ سے کہیں گی۔ دنیا کیا کہتی ہے میں اس پر یقین نہیں کروں گا۔ وہ مسکراتی ہوئی جیسے خود کو ہمت بخش گئی تھی۔ میں جانتی ہوں، اپنا وعدہ، اپنی قسم مت بھولنا۔ میں نہیں بھولوں گا، بتاؤ نا کیا بتانا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بس الفاظ ادا کرنے ہی والی تھی جب اس کا فون بجا تھا۔ وہ فون کٹ کر چکا تھا۔ سارا نے فون دیکھا تھا۔ اٹھا لو۔ نہیں، تم بتاؤ نا کیا ہے، کیسی بات ہے؟ میں فون بعد میں سن لوں گا، تم سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لیے کچھ بھی۔ نہیں، مگر تم فون سن لو، کیا پتہ ضروری ہو۔ سچ کہہ رہی ہو؟ کیونکہ میں تمہارے لیے کچھ بھی ڈیلے کر سکتا ہوں۔ نہیں، تم فون سن لو، وہ مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی، جیسے سارا خود بھی کچھ وقت چاہتی ہو۔ وہ فون اٹھاتا ہوا ٹیرس سے باہر نکلا۔ اسد کو کچھ ہی دیر میں آفس بہت امپورٹنٹ کام سے جانا پڑا اور وہ گہرا سانس لیتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ جو بات آج اسے بتانی تھی وہ بتا نہیں پائی تھی، مگر وہ جانتی تھی وہ بتا دے گی۔ وہ مصطفیٰ سے پہلے وہ بات اسد کو بتا دے گی۔ اسد نے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ یہاں گاڑی کیوں روکی ہے؟ کچھ دکھانا چاہتا ہوں تمہیں۔ مجھے؟ ہمیں تو کام پر جانا ہے نا، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، دیر ہو رہی ہے۔ چلو، ضروری ہے یہ۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، کوئی میٹنگ نہیں، میٹنگ کینسل ہو چکی۔ مطلب یہی کہ میں تمہیں یہاں کچھ دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ کیا تمہاری بیوی؟ تم جانتے ہو نا میرا ماسی ہے، وہ میری محبت ہے۔ میں نے کہا نا اس بات کا تذکرہ بار بار میرے سامنے مت کیا کرو۔ تم یہ جان بوجھ کر کرتے ہو نا؟ نہیں، وہ تم سے جھوٹ بولتی ہے، وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بکواس بند کرو، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اسد جیسے غرایا تھا۔ اس کا ثبوت ہے میرے پاس۔ کوئی بھی عورت اس حد تک جانے کے لیے اپنے احساسات سے تو پوچھتی ہوگی نا، تو کیا میرے بستر تک آنے کے لیے تمہاری بیوی کو محبت کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی؟ اسد کو لگا وہ مر جائے گا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ الفاظ بھی ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے، بہت مدھم سی، جیسے انرجی ہی ختم ہو گئی۔ وہ فون کھولتا ہوا ایک 40 سیکنڈ کی ویڈیو تھی جو کھول چکا تھا۔ اسد نے ہاتھ سے فون کو دوسری طرف پٹخ کر پھینکا جیسے، اور سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں یہ سب دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا؟ وہ جیسے چلا رہا تھا۔ نہیں، وہ چیخ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی، ہر طرف جیسے تکلیف تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سچ، یہ بالکل حقیقت ہے۔ وہ میرے ساتھ سو چکی ہے، تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے، تمہاری بیوی ہوتے ہوئے۔ تو سوچو اسے، تم سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو صرف ظاہر ہے، مجبور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی مجبوری ختم کر دو اسد، چھوڑ دو اسے، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اسد آگے بڑھتے ہوئے جیسے مصطفیٰ کو مارنے لگا تھا۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے خود کو بچا گیا۔ مجھے مارنے کی ضرورت نہیں، مارنا ہے تو اپنی بیوی کو مارو، یہ وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے جیسے آگے بڑھ گیا تھا اور اسد کو سب کچھ اپنے اوپر گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ گھر زندہ پہنچ پائے گا۔ وہ ٹہلتی ہوئی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور اسد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ فون ٹرائی کرتی رہی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب سارا کو سچ میں پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ گھر نہیں آ رہا تھا؟ وہ کیوں گھر نہیں آ رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسی طرف پلٹی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ نشے میں گھر آیا تھا، لڑکھڑا رہا تھا۔ اسد خان نشہ نہیں کرتا تھا، اس کا شوہر پیتا نہیں تھا۔ وہ سامنے نشے میں آ رہا تھا تو اسے اپنے اوزان خطا ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسے سہارا دے چکی تھی۔ تم نے پی ہے؟ درستے ہونٹوں سے پوچھا تھا۔ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم یہی چاہتی ہو نا میں تباہ و برباد ہو جاؤں؟ لو، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سارا کو اب اپنی جان نکلتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ میری محبت کا، میرے احساس کا مذاق اڑاتے ہوئے
तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसी क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में कि तुम्हें किसी और की ज़रूरत पड़ी? ये ऐसी बात थी कि सारा को लगा वो ज़मीन में गड़ जाएगी। तुम किस तरह की औरत हो? वो रोते हुए ये कह रहा था। वो जानता था वो ना इस औरत पर चीख सकता था, ना हाथ उठा सकता था, ना इस पर चिल्ला सकता था। हाँ, वो उसके सामने कमज़ोर पड़ सकता था, रो सकता था, गिड़गिड़ा सकता था, अपनी ही तकलीफ़ पर अफसरदा हो सकता था, मगर उस पर चीखना, उसे मारना असद को ये अपनी मोहब्बत की तौहीन लगी थी। मुझे बताओ, मैं खुद को क्या सज़ा दूँ? वो उसके घुटनों में बैठता हुआ उसकी आंखों में देखता पूछ रहा था। क्या कुछ है तुम्हारे पास? कोई जहर, कोई गोली, कोई सज़ा दे दो मुझे मार दो मुझे। मैं इस गम के साथ नहीं जी सकता। तुम मेरी बेवफा हो। मैं इस गम के साथ नहीं सांस ले सकता कि मेरी बीवी एक घटिया औरत है। दिल डूबा था सारा का, टूट कर किरची हुआ था। वो एक घटिया औरत थी। ये अल्फाज ही ऐसे थे कि किसी भी औरत का दिल बंद हो जाता। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई, आंखों से आंसू रवा थे। घटिया मैं हूं ना? मुझे मार दो। वो अपने हाथों को देखने लगा। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। वो रो रहा था। खुद मर जाऊं और गैरत है ना, अगर तुम एक इज्जतदार खून की बेटी हो तो मर जाओ। कैसे जिंदा हो तुम अभी तक? एक औरत की इज्जत, उसका कुल असासा होती। तुमने क्या किया? एक गैर मर्द के साथ। वो आंखें बंद कर चुका था। मैं तसव्वुर भी नहीं करना चाहता हूँ सारा। मैं मर जाना चाहता हूँ। वो रो रहा था। मैं मर जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो उसके कांधे पर सर रख चुका था, सिसक रहा था बच्चों की तरह। वो जैसे वहीं पर आंखें बंद करता सो गया था, उसके हिसार में। वो उसको सहारा देती हुई बिस्तर पर लिटा चुकी थी। उसके ऊपर कंफर्टर दुरुस्त करती हुई उसके सिरहाने बैठ गई थी, अपने शौहर की पेशानी चूमते हुए, रुखसार चूमते हुए। उसे उस शख्स पर बहुत प्यार आ रहा था जो इस कदर अज़ियत में होकर भी अपने गुस्से को, अपनी अना को कंट्रोल में किए हुए था। मगर हाँ, वो ठीक कह रहा था। वो क्यों जिंदा थी? उसे मर जाना चाहिए था। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं था, कोई हक नहीं था। वो जानती थी वो अपने शौहर की बेवफा थी। अगर कुछ नहीं भी हुआ था तब भी वो बुरी थी। उसे उस शख्स से अकेले मिलने नहीं जाना चाहिए था। उसे अपने शौहर को शुरू में ही सब सच बता देना चाहिए था कि वो कौन है। बातें नहीं छुपानी चाहिए थी। उसकी गलती थी और उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए थी। वो जानती थी कि वो सज़ा की मुस्तहक़ अगर कोई था तो वो सिर्फ वो थी। वो उठी, असद के बालों में उंगलियां चलाई, मुस्कुराई। तुम ठीक कहते हो, मुझे मर जाना चाहिए। आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। मैं इतने अरसे से गिल्टी हूँ, तकलीफ़ में हूँ, वैसे ही अंदर से घुट घुट कर मर रही हूँ। मुझ जैसी घटिया औरत को जीने का कोई हक नहीं। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गई थी। सूरज की किरणें असद के चेहरे पर पड़ी तो वो जैसे उठ खड़ा हुआ। सारी रात जैसे आंखों के आगे घूम रही थी। छत पर उन दोनों का चांद के नीचे बैठना, वो सारी बातें, अपनी कसम, अपना वादा, सारा की आंखों की, उस पर फिर मुस्तफ़ा की बताई हुई बातें, वीडियो, सब कुछ आंखों के आगे घूम रहा था। अपना शराब पीना, लड़खड़ाते हुए घर वापस आना, सारा के कांधे पर सर रख कर रोना, उससे बातें सुनाना, सब कुछ कमरे में जैसे दोबारा गूंज रहा था। वो उठ खड़ा हुआ। वो कहीं नहीं थी। वो सारे घर में उसे ढूंढ रहा था, वो नहीं थी। वो अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलते उसे सामने उमर सोता हुआ दिखाई दिया, मगर वो नहीं थी। वो कहाँ जा सकती थी? उसे बार बार अपने अल्फाज सुनाई दे रहे थे कि उसे मर जाना चाहिए। नहीं सारा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नशे में था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ घर से बाहर निकला था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए सबसे पहले वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। ऑफिस में दाखिल होते ही वो अपने फ्लोर पर पहुंचा था। इससे पहले मुस्तफ़ा से बात करनी थी, उसे उसकी औकात याद दिलानी थी। मुस्तफ़ा के चैम्बर में दाखिल होने से पहले ही कुछ आवाज़ों पर वो ठिठक कर रुका था। अब क्या होगा? वो छोड़ देगा उसे। हो सकता है कोई बुरा सलूक करे। जुनैद ने मुस्तफ़ा की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है, मारेगा उसे? नहीं, असद इस किस्म का मर्द नहीं है कि अपनी औरत पर हाथ उठाए। हाँ, अलबत्ता घर से निकाल देगा, हो सकता है तलाक भी दे दे। मुस्तफ़ा अपने कफ दुरुस्त करते हुए हंसते हुए कह रहा था, कल रात तुम उसकी आंखें देखते। वो गैरतमंद मर्द है। इतनी सी क्लिप उसके लिए काफ़ी है कि वो अपनी औरत को छोड़ दे गैरत के नाम पर।
जुनैद ने गहरा सांस लिया। अगर इतनी मोहब्बत थी सारा से तो उससे वफादार क्यों नहीं रहे थे? यार वो उम्र ही ऐसी थी, लड़कियां ट्रैक करती थीं। मगर जब वो मेरी ज़िंदगी से गई तो अंदाज़ा हुआ कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ और उसी से मोहब्बत की है। उस दिन होटल के रूम में उसे बेहोश करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता जब तक वो मेरी नहीं हो जाती। हाँ, मगर उसे पाने के लिए गलत करने का दिखावा तो कर सकता हूँ। बेशक वो मुझसे नफरत करे, मगर असद उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए और वो सिर्फ मेरी हो जाए। हैंडल पर असद का हाथ मजबूती से अपनी गिरफ्त सख्त कर चुका था, जैसे दिल को जिस्म को करार पहुंचा था। उसकी बीवी अगर कहती थी कि वो उसकी वफादार है तो वो झूठ नहीं कहती थी, वो जानता था। उसके चैम्बर का दरवाज़ा खोलते हुए वो मुस्तफ़ा के सामने खड़ा हो गया। लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जुनैद जो टेबल पर बैठा था उठ खड़ा हुआ। दोनों ही सख्ते किसी कैफियत में थे। नहीं छोड़ूंगा मैं अपनी बीवी को, कभी नहीं। मेरे अल्फाजों को अपनी डिक्शनरी में लिख कर सेव कर लो। तुम जैसे घटिया इंसान की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, जो मोहब्बत का दावेदार होते हुए भी मोहब्बत की इज्जत नहीं करना जानता। अपनी ही मोहब्बत को रुस्वा करने निकले थे और इसे मोहब्बत कहते हो? इसे खुदगर्जी कहते हैं जनाब, ये मोहब्बत नहीं है। जुनैद ने बेसाख्ता मुस्तफ़ा की तरफ देखा था, यानी वो इन दोनों की सारी बातें सुन चुका था और हकीकत से वाकिफ़ हो गया था। मेरी बीवी से अब दूर रहना। अगर तुम मुझे उसके आस पास भी नज़र आए और उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, और ये याद रखना। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया था। मुस्तफ़ा को लगा उसका सारा किया कराया जैसे पानी हुआ था। वो जानता था वो उसकी कभी नहीं हो सकती थी अब। जुनैद उसके पीछे निकला था। तुम कहाँ जा रहे हो? वो रुका, जुनैद की तरफ देखा। सारा के पास जा रहा हूँ, वो मुझे चाहिए किसी भी हाल में। उसका शौहर अभी उसकी तरफ गया होगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है पंगा लेने की। वो अभी ऑफिस से बाहर निकल ही रहे थे जब पुलिस की गाड़ी रुकती हुई मुस्तफ़ा के आगे खड़ी हो चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी, मेरे रास्ते से हटें। हम नहीं हटेंगे। असद खान ने आपके ऊपर उनकी अहलिया को हरासा करने की FIR दर्ज की है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। पुलिस उसके हाथ में हथकड़ी पहनाती उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। अंकल, क्या सारा यहाँ आई है? कमाल साहब ने अपने दामाद को बगौर देखा। बिल्कुल वो यहीं पर है, मगर शायद तुमसे मिलना ना चाहे। तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहती पता नहीं, मगर उसने मुझे मना किया है कि अगर तुम आओ तो वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। अंकल, मैं मिलना चाहता हूँ उससे, प्लीज़ मुझे मिलने दें। वो जैसे इल्तिजा कर रहा था। बरखुरदार, ऐसा क्या हुआ है? सारा कभी यूँ घर छोड़कर नहीं आई। तुम दोनों तो कभी ज़रा सा भी नहीं लड़े, फिर क्या हुआ है? असद मुस्कुराया। हम कभी लड़ नहीं सकते। हम एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक दूसरे के लिए ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मगर लड़ नहीं सकते। मुझे बहुत मोहब्बत है आपकी बेटी से, उसके साथ लड़ कैसे सकता हूँ? यार प्लीज़ मुझे मिलने देना उससे। मैं जानता हूँ उसने आपको मना किया है, मगर अंकल इसमें मेरी जान बसती है। मुझे समेटने दें उसे, वो ठीक हो जाएगी। वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने बैठी थी। हल्के गुलाबी रंग के सूट में मलबूस। टेबल पर काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हुई थीं, नोकीली चीज़ें। इधर उधर पानी के कतरे फैले हुए थे, जैसे पानी गिराया गया हो। वो इधर उधर देखते हुए सूरत हाल को समझने की कोशिश करने लगा। वो क्या करना चाह रही थी? वो छोटे छोटे कदम उठाता जो टेबल के सामने बैठी हुई थी, जैसे हो ही ना। वो उसी के साथ बैठ गया। उसके यूं बैठ जाने पर सारा ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा हर दिखावे से पाक था, आंखें वीरान थी और होंठ सफ़ेद पड़े थे। छोड़ने आए हो मुझे? मुझे तलाक नहीं चाहिए। उसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुन असद का दिल जैसे पसीजा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ? मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता। मौत सोच सकते हो, तलाक नहीं सोच सकते। बस कर जाओ, मत करो ये। मैं लेने आया हूँ तुम्हें। घर चलो अपने। मेरा घर तो अब ये है। तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं लायक नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने गंदे वजूद को तुम पर मुसल्लत रखूँ। असद की आंखें जैसे बरसने को तैयार थीं। वो खुद को गंदा कह रही थी क्योंकि वो सच्चाई से नावाकिफ थे। उसे लगता था उसके साथ कुछ गलत हुआ था और वो अब असद के लायक नहीं थे। तुम ठीक कहते हो कि मैं बुरी हूँ, एक घटिया औरत जिसे मर जाना चाहिए। तुम्हारा वजूद गंदा नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद सुना है और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ
اس لیے کیونکہ اس سے تمہارے وجود کو سکون ملے گا۔ اگر اس شخص نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا بھی ہوتا تو میں اسے کبھی معاف نہ کرتا، مگر تمہیں کبھی گندا نہیں سمجھتا۔ اس سے اس کی سزا ضرور ملے گی جو وہ کر چکا ہے، جو اس نے نہیں کیا اسے اس کی سزا بھی ملے گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ جیسے اٹکی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ جو بھی اس نے سنا اس نے سارے الفاظ سارا کو بتائے۔ اس کا تو جیسے سانس بحال ہوا۔ وہ تیز تیز سانس لیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ شخص اسے اتنے ماہ سے تکلیف میں رکھے ہوئے تھا، ذہنی ٹارچر کرتا رہا۔ وہ راتوں کو اٹھ جاتی تھی ڈر کر، یہ سب جھوٹ تھا۔ وہ رونے لگی تھی، بہت شدید رونے لگی تھی۔ میں پھر بھی مر جانا چاہتی ہوں، میں بہت بری ہوں۔ تم بری نہیں ہو، تم بری ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھام چکا تھا۔ اگر آج تمہیں سچائی پتہ نہ چلتی تو تم مجھے چھوڑ دیتے، تم مجھے مار دیتے۔ اسد کو لگا وہ ہوش میں ہی نہیں ہے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں مار سکتا ہوں، تمہیں چھوڑ سکتا ہوں تو غلط لگتا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اگر تم نہ ملتی تو پاگل ہو جاتا۔ کچھ بھی ہو جائے سارا، تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ اس جہان میں تو یہ ممکن نہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا تم سے، قسم کھائی تھی نا تمہاری، تم جو کہتی میں مان لیتا۔ میں ہوش میں نہیں تھا، میں نے بکواس کی، مجھے معاف کر دو۔ میں تکلیف میں تھا، مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ میں شوہر ہوں تمہارا یار، جانتی ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے اپنے سینے میں بھینچا ہوا تھا، جیسے اس کی پیشانی چومتا، اس کے رخسار چومتا اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کتنا اعتماد ہے اسے اپنی بیوی پر۔ وہ جیسے کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے یہاں پر؟ وہ جو بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم؟ ہاں میں۔ برباد کرنا چاہتے تھے نا تم مجھے، اور دیکھو کہاں پہنچ گئے تم۔ اور میں کوشش کروں گی کہ تم خاصا عرصہ یہاں بتاؤ۔ بہت تکلیف پہنچائی ہے تم نے مجھے مصطفیٰ، بہت سمجھایا میں نے، بہت سمجھایا، مگر تم نہیں سمجھے۔ تمہیں لگا اسد مجھے چھوڑ دے گا۔ غلط لگا۔ وہ مجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ وہ مجھ سے اور میں اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تمہیں لگا کہ ہر کسی کی محبت تمہارے جیسی ہوتی ہے۔ غلط لگا۔ ہم دونوں کی محبت ہماری سانسوں پر ختم ہوتی ہے۔ جب تک یہ سانسیں ہیں نا، اسد اور مجھے کوئی الگ نہیں کر سکتا، اور تم تو بالکل بھی نہیں۔ وہ حقارت سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ زمین پر تھوکا تھا اس نے۔ ہار کی مبارکباد تمہیں دینے آئی تھی، اپنی اس ہار کے ساتھ جتنی دیر جی سکو جی لو۔ وہ پلٹ گئی تھی۔ یہ حساب برابر کرنا ضروری تھا۔ اس شخص نے اسے بہت اذیت پہنچائی تھی، بہت زیادہ۔ وہ اس کے حصار میں موجود تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی، اس کے رخسار کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اسد بلش ہو رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک ادا سے بولا۔ پیار کر رہی ہوں۔ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہو، مگر خود تو کرنے نہیں دیتی مجھے۔ تو وہ ہنس پڑی۔ بچے ہو؟ اس کے کاندھے پہ سر رکھتی ہوئی اس کی طرف دیکھتی کہہ رہی تھی۔ نہیں، بچے تو مجھے تم سے چاہیے۔ اب کی بار بلش ہونے کی باری سارا کی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ عمر چھوٹا ہے، ابھی 5 سال کا ہے۔ اب وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ تم دوسرے کی تیاری کرو۔ وہ اپنا ہونٹ کاٹتے ہوئے جیسے اٹھ جانا چاہتی تھی۔ وہ دونوں بازوؤں سے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے سرخ رخساروں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ کیا ہوا؟ شرم آ رہی ہے؟ مگر اب کرنا تو پڑے گا نا، بیوی ہو تم میری، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ بڑے تیز ہو۔ ہاں تیز تو ہوں، پر اتنا بھی نہیں، تمہارے آگے چلتی نہیں ہے میری۔ اچھا، وہ اترایا۔ ہاں نا، میں غلام ہوں تمہارا۔ اس کے سینے میں سر بھیجتے ہوئے وہ یہ کہہ گیا تھا، اور وہ جیسے سرشار ہوئی تھی۔ مگر شوہر تو بادشاہت کرتے اچھے لگتے ہیں، تبھی تو میں بادشاہ کی بیوی کہلاؤں گی۔ وہ ہنس پڑا، آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں تو بادشاہت ہی صحیح۔ اس کے رخساروں کو چوم چکا تھا تو وہ جیسے سرشار ہوئی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی، اتنی محبت کہ کتنی بھی کشتیاں ڈوبتی، کوئی نہ کوئی راستہ وہ دونوں نکال ہی لیتے، کیونکہ سچا دل میں اگر پیار ہو تو کشتی طوفانوں سے پار ہے۔